हेलो एवरीवन, हम लोग लक्ष्य 5 कवर कर रहे थे परीक्षा मंथन का, और उसमें हम लोगों ने नेशनल इश्यूज को स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, इसी में जो अगला टॉपिक है जो हम इस वीडियो में कवर करेंगे वो है स्वदेशी रिसीवर चिप ध्रुव। ठीक है, तो ध्रुव क्या है उसके बारे में समझते हैं। अब ध्रुव दे देगा और उस 4 ऑप्शन देगा कि ध्रुव क्या है, तो आप समझ लीजिए ध्रुव क्या होता है। देखिए, पहली बात तो ये स्वदेशी एक रिसीवर चिप होता है। किसने डेवलप किया ये भी एग्जाम में आ सकता है कि आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी मद्रास, आईआईटी दिल्ली। ठीक है, ऑप्शन में दे देगा आईआईटी कानपुर, तो आपका आंसर होगा आईआईटी बॉम्बे। ठीक है, तो आईआईटी बॉम्बे के छात्र और शोधकर्ताओं ने मिलकर जो है इसको विकसित किया है। इसका काम क्या होगा, तो देखिए बहुत सिंपलेस्ट वे में समझिएगा, बिल्कुल हमेशा के लिए याद हो जाए। देश के किसी भी क्षेत्र में, किसी भी स्थान के किसी भी मार्ग को खोजने में ये कैपेबल होगी। ठीक है, ध्रुव क्या होगी, कोई भी लोकेशन हमें देने में ये कैपेबल होगी। ये स्मार्टफोन्स और नेविगेशन में यूज हो सकता है। तो स्मार्टफोन्स में हम लोग जीपीएस के थ्रू लोकेशंस को ट्रेस करते हैं ना, ट्रैक करते हैं किसी चीज को। ऐसे ही यहाँ पे भी जो है स्मार्टफोन के जरिए हम किसी भी लोकेशन को ध्रुव के जरिए हम उसको लोकेट कर पाएंगे, नेविगेशन में इसका यूज हो पाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, हेल्प क्या मिलेगी हमें, ये सटीक लोकेशन, बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन हमें बता देगी, प्रोवाइड कर देगी। और इसको जो है 18 मंथ्स में, ईयर्स नहीं है ये, 18 मंथ्स है। ठीक है, ईयर्स नहीं है, 18 मंथ्स में इसको डेवलप किया गया है। यहाँ पे अलग अलग फ्रीक्वेंसी बैंड्स को ये जो है में ये सिग्नल प्राप्त कर सकेंगे। ठीक है, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी बैंड्स के सिग्नल्स को रिसीव कर पाएंगे। तो ये हमारा ध्रुव हो गया। ठीक है ना, स्वदेशी जो है रिसीवर चिप है ये ध्रुव। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है जियो द्वारा विकसित 5G नेटवर्क प्रणाली। ठीक है, जियो द्वारा विकसित 5G नेटवर्क प्रणाली। तो पहले ये समझ लेते हैं बिल्कुल इजी लैंग्वेज में कि 5G क्या होता है। देखिए 2G हमने देखा था, है ना, सेकेंड जनरेशन। तो उसमें हमने, उससे क्या है, सीधे सीधे हम मोबाइल के स्पीड और ये सारी चीज़ें हम देखते हैं कि डाटा का स्पीड कितना है। ठीक है ना, अब देखिए 2G क्या होता है ना कि बहुत छोटे छोटे फ़ोन में हम 2G यूज़ कर सकते हैं, जो बहुत जो है आपकी रिजनेबल होती है, जिसको हम अफोर्ड कर सकते हैं। 5G में एक हाई फाई, एक अच्छा फ़ोन होने की ज़रूरत होती है, और वो जो है हर किसी के अप्रोच में नहीं होती, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है। तो 5G नेटवर्क प्रणाली अगर हम यूज़ भी कर लें, वो तब तक विकसित नहीं हो पाएगा जब तक कि हम अफोर्डेबिलिटी, जो एक अफोर्डेबल रेट में हम मोबाइल विकसित ना कर पाएँ। ठीक है ना, तो आगे हम देख रहे हैं स्वदेशी तकनीक पर आधारित है ये। ठीक है, कौन सा, 5G नेटवर्क प्रणाली। और नेक्स्ट ईयर ये बिल्कुल डेवलपमेंट के फेज में बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट ईयर ये यूज़ में आ जाएगा, इसको जो है यूज़ के लिए जो है सामने रख दिया जाएगा। दूसरी चीज़ है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़, ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ और गूगल दोनों साथ में मिलके जो है ये डेवलप कर रही हैं, और इनका दोनों का साथ में मिलके एक एम होगा कि देश को 2G से मुक्त कर दिया जाए। ठीक है, 2G से मुक्त करने के लिए अभी हमने डिस्कस किया था कि हमें सस्ते स्मार्टफोन्स को मार्केट में लाना पड़ेगा। ठीक है, विदाउट एक जो है अफोर्डेबल स्मार्टफोन 5G का कोई मतलब नहीं रहेगा। लाभ क्या हो सकता है हमें, औद्योगिक रोबोट, ठीक है, सिक्योरिटी कैमरों के यूज़ में हम यूज़ कर सकते हैं इसको, ड्रोन में, है ना, कारों के संचालन में सुधार कर सकते हैं, मोबाइल इंटरनेट स्पीड हमारी बढ़ जाएगी, वीडियो गेम, स्पोर्ट्स और शॉपिंग वगैरह तो है ही। ठीक है, ऑनलाइन शॉपिंग हमें करनी है। हमें अभी देखिए जैसे कोविड की सिचुएशन है तो हम बाहर नहीं जा सकते हैं। अब क्या होता है, आपके पास भी कॉल आती रही होंगी, कहीं आप जाते हैं, कहीं विजिट किया होगा आपने, तो वो आपको कॉल करते हैं कि इस शॉप पे आप जो है ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं घर पे बैठ के। वो वीडियो कॉलिंग के थ्रू सारी चीज़ें आपको दिखा देंगे, या उनके पास अलग एक अपना सिस्टम होता है जिससे वो सारी चीज़ें आपको दिखा देंगे। आपको जो चीज़ें पसंद आएंगी वो ओपन करके भी दिखा देंगे। आप जो है आप उनको बोलेगा ओके करेंगे, वो पैक करके आपके यहाँ भेज देंगे। तो इस तरीके से जो है ऑनलाइन शॉपिंग भी करी जा सकेगी, स्पीड हमारे पास रहेगा, तो बहुत सारी चीज़ें जो है अब से बेटर हो जाएंगी। तो ये हमारा 5G था। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क। ठीक है, क्या है राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क। ठीक है, अब देखिए जो, अच्छा इसके पहले एक और टॉपिक था जो छूट जा रहा था। हाँ, देखिए अलग अलग राज्यों में लौटे प्रवासी मजदूरों की संख्या। ठीक है, तो देखिए डिफरेंट हमारे स्टेट्स हैं, इसमें जो है और बहुत लंबा चौड़ा है, लेकिन अब जो एग्जाम में आने वाला है हम लोग वही कवर करेंगे। तो देखिए कोविड जो वैश्विक महामारी है उसके कारण जो है लॉकडाउन के वजह से बहुत सारे जो प्रवासी मजदूर हैं वो अपने अपने घर को लौट आए हैं। ठीक है ना, अपने अपने स्टेट्स में वापस आ गए हैं। तो हमें यही देखना है कि किस स्टेट में कितने जो है प्रवासी वापस आए हैं और उनके लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं, ये सब हमने डिस्कस किया ऑलरेडी। ठीक है ना, ये सब करंट अफेयर्स में डिस्कस किया जा चुका है, आप देख लीजिएगा। बहुत सारी स्कीम्स आई हैं जिसपे क्वेश्चन अराइज होना बहुत ही जो है आपका
चांसेस, उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो वो चीज़ आप बिल्कुल कवर करते चलिएगा। लास्ट में मैं प्रिपेयर भी कर रही हूँ, तो एग्जाम के लिए जो बिल्कुल क्रक्स होना चाहिए जो करंट अफेयर्स का, जिसके 90% आने के चांसेस, इस तरीके से क्वेश्चन आगे पहले पूछे जाते रहे हैं और उसमें से क्वेश्चन आएगा, नो डाउट क्वेश्चन वहाँ से राइज होगा। उसके लिए मैं एक हमारा प्लेलिस्ट है, उसमें लास्ट मिनट का करंट अफेयर्स है, उस करके प्लेलिस्ट आप देख लीजिएगा, उसमें वो वीडियोज़ ऐड होंगे, ठीक है। तो वहाँ पे मैं वो जो वीडियोज़ होंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे, जो बिल्कुल चांसेस होंगे आने के लिए, इवन अगर आपने अभी तक कवर नहीं किया होगा, बहुत ज़्यादा नहीं किया होगा, तो आप वो वीडियोस अगर कर लेंगे तो आपका मैक्सिमम चीज़ें आपकी वहाँ पे कवर हो जाएंगी। 100% तो नहीं कह सकती, लेकिन हाँ आपका 60-70% 80% क्वेश्चन वहाँ से आराम से आएंगे, ठीक है ना। तो ये जो है, अच्छा ये चीज़ आप करते रहिए। ये चीज़ आप अगर, हम लोग तो यहाँ पे पूरी कर रहे हैं ना, परीक्षा मंथन 4-5 पूरी तरीके से कंप्लीट कर रहे हैं। तो यहाँ पे कोई भी टॉपिक अगर आप बुक उठाएंगे तो उसमें से कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है जहाँ पे जो अनटच्ड है, जिसको मैंने टच नहीं किया है और अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया हो, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया। अब देखिए इसमें क्या है कि अलग अलग जो स्टेट्स है वहाँ पे कितने प्रवासी मजदूरों की संख्या है, कितने लोग लौटे हैं वापस। तो देखिए बिहार में 32 जिलों में, बिहार के 32 जिलों में 23.6 लाख, ठीक है, 23.6 लाख जो प्रवासी मजदूर हैं वो वापस आए हैं। यूपी में भी 23 जिलों में आए हैं 17.48 लाख, ठीक है। तो अगर एग्जाम में आए कि सबसे ज्यादा प्रवासी मजदूर कहाँ पे आए तो बिहार में आए हैं, ठीक है, 23 जिलों में आए हैं और 32 जिले हैं, 32 जिलों में बिहार में और 32 ही जिलों में जो है यूपी में भी आए हैं। लेकिन बिहार में प्रवासी मजदूरों की जो आए हुए प्रवासी मजदूर हैं उनकी संख्या है 23.6 लाख और यूपी में जो संख्या है वो 17.48 लाख है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, पहले नंबर पे हमारा बिहार होगा, दूसरे नंबर पे यूपी है, राजस्थान में 22 जिलों में आए हैं 1.09 लाख, ठीक है। एमपी में 24 जिलों में आए हैं 10.72 लाख, ठीक है। उड़ीसा में 4 जिलों में आए हैं 2.19 लाख और झारखंड में 3 जिलों में आए हैं 1.1 लाख, ठीक है। तो इतने सारे लोग जो बाहर कहीं जो है अपना एम्प्लॉयड थे, कहीं जॉब कर रहे थे, अपनी पूरी जो अपनी जो है जीवन के लिए जो पूंजी की जरूरत थी वो कहीं ना कहीं वो जो है अपना उसको उपलब्धता थी या उसको वो अर्जन कर रहे थे, ठीक है। लेकिन अब जो है स्टेट्स के ऊपर अचानक से प्रेशर बन गया है, वो वहाँ से लौट के अपने घरों पे आ गए हैं। उनके लिए बहुत सारी स्कीम्स का जो है डेवलपमेंट, स्कीम्स को लाया गया है, ठीक है ना। कौन कौन सी स्कीम है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। यहाँ पे हमें क्या देखना है कि बिहार में सबसे ज़्यादा 32 जिलों में लोग आए हैं, फिर उसके बाद सेकेंड नंबर पर यूपी में है, 32 में ही आए हैं, बिहार में 23.6 लाख आए हैं और आपके यूपी में 17.48 लाख लोग आए हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा है राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क, ठीक है, राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क। अब इसमें 10 सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों की बात की कि सबसे जो है सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय 10 कौन कौन से हैं, ठीक है। देखिए नेशनल है, एक तो है कि जो है आपका वर्ल्ड लेवल की रैंकिंग होती है, ठीक है। तो ये नेशनल रैंकिंग है, इसमें जो है इंडिया के कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं, कौन से विश्वविद्यालय हैं जो सर्वश्रेष्ठ हैं। तो देखिए इसमें क्या है कि राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क जो है इसके प्रथम स्थान पे, फर्स्ट अगर देखें तो फर्स्ट पे क्या है, बेंगलोर है। देखिए आईआईसी बेंगलोर, ठीक, तो आईआईसी बेंगलोर फर्स्ट पे है, जेएनयू जो है आपके दिल्ली का वो सेकंड पे है और बीएचयू जो है वो थर्ड नंबर पे है, ठीक है। जेएनयू जो है सेकंड पे है, बीएचयू थर्ड पे है और आईआईसी बेंगलोर फर्स्ट पे है। तो ये आपको याद रहना चाहिए कि जो राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क है उसमें सर्वश्रेष्ठ जो विश्वविद्यालय हैं, नंबर 1 पे जो आपका आईआईसी बेंगलोर है, सेकंड पे है जेएनयू दिल्ली का और बीएचयू जो आपके वाराणसी का, ठीक है। उसके बाद फोर्थ में अगर जादवपुर यूनिवर्सिटी है कोलकाता की, और 6 में है यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद की, 7th में है कैलकाटा यूनिवर्सिटी कोलकाता और 8th में है मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन मणिपाल, ठीक है। नेक्स्ट हमारा सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी, ये पुणे में है और जामिया मिलिया इस्लामिया ये दिल्ली का, ये 10th नंबर पे है। तो स्टार्टिंग में आपको इतना सारा याद नहीं रखना, आपको याद रखना आईआईसी बेंगलुरु फर्स्ट पे, जेएनयू दिल्ली सेकेंड और जेएनयू जो है वाराणसी ये थर्ड नंबर पे आपके यूनिवर्सिटीज़ हैं जो किसमें है, राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क में पहले दूसरे तीसरे नंबर पे हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट हमारा है, अब देखिए केरल में हथनी की मौत हुई थी, इसमें बहुत कुछ नहीं था, ठीक है, इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं किया इस पर, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो है लगभग मई की घटना है। ये कितनी मई की है एग्जाम में नहीं आएगा, तो मई की घटना है 2020 की, जब एक हथनी थी जो कई दिनों से भूखी थी और भोजन के जो है तलाश में वो केरल के पलक्कड़ गांव की तरफ आ गई। कहाँ पे, केरल के, अभी एग्जाम में आ सकता है कि कौन से कहाँ पे गई थी, केरल के पलक्कड़ में, ठीक है, केरल के पलक्कड़ आजकल बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था कई चीज़ों की वजह से। तो पलक्कड़ जो है गाँव की तरफ आई, यहाँ पे कुछ लोगों ने हथनी को जो है अनानास खाने के लिए दिया और उस अनानास में क्या था, पटाखे भरे हुए थे, ठीक है। हथनी जैसे ही वो अनानास को खाती
ही उसके मुंह में जो है विस्फोट हो जाता है, ब्लास्ट हो जाता है उसके मुंह में, ठीक है ना। और उसकी वजह से उसको बहुत ही बेहद तकलीफ में होती है, वो अपनी दर्द से कराते हुए उसने अपना दम तोड़ दिया। और ये जो आरोपी है उनको उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग उठने लगी थी, ठीक है। और केरल ने एक व्यक्ति को, केरल के एक व्यक्ति को हथिनी की हत्या में गिरफ्तार भी किया गया। तो ये सारे इश्यूज थे कि मतलब इतना इनह्यूमन एक्टिविटी करना, ह्यूमन एक्चुअली वो ह्यूमन उनको कैसे कहा जाएगा, ठीक है ना। एक जो है हथिनी जो इतने दिन से भूखी थी, वो भोजन के तलाश में आती है, और अगर आप कुछ नहीं दे सकते उसको, ठीक है, आप अपने घर में चले जाते, लेकिन एक अनानास में विस्फोटक रख के उसको खिला देना, और जबकि जो गर्भवती थी वो हथिनी, ठीक है, उस बच्चे को भी उसकी मृत्यु हो गई, और हथिनी की भी वो पानी में जाके खड़ी हो गई थी, क्योंकि वो इतनी जलन हो रही थी उसको कि वो पानी में जाके खड़ी हुई थी, और वहीं पर उसकी मृत्यु हो गई, ठीक है। इस तरीके की घटना सामने आ रही है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना क्या है, ठीक है। सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना, जैसे ही सेंट्रल विस्टा की बात आएगी आप दिल्ली की तरफ रुख करिएगा, ठीक है ना। अब देखिए, केंद्रीय आवास और शहरी मंत्रालय, अब एग्जाम में अगर आ गया कि किसने, कौन जो ये परियोजना का कार्यभार किसके ऊपर है, तो देखिए केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने सेंट्रल विस्टा का पुनर्विकास परियोजना का एक जो है एक बिल्कुल एक खाका प्रस्तुत किया है। खाका मतलब एक रोड मैप प्रस्तुत किया कि कैसे सेंट्रल विस्टा बनेगा, ठीक है ना। और इसकी जो है बनने की संभावना जो है अभी शीघ्र बन सकता है, स्टार्ट हो सकता है। देखिए प्रॉब्लम ये है कि सेंट्रल विस्टा के आगे से बहुत सारी चीज़ें की जा रही हैं, बहुत सारी बातें की जा रही हैं कि इतना बनना आवश्यक क्यों है, अभी बहुत सारी समस्याएं हैं देश में, तो ये सेंट्रल विस्टा क्यों, ठीक है ना। और सेंट्रल विस्टा होना भी इम्पोर्टेंट क्यों है, ये भी जो है एक मुद्दा है। तो आप जो है कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि सेंट्रल विस्टा बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ हो गई, आपका क्या व्यू है इस पर, ठीक है। तो अब देखिए जो नए संसद भवन का निर्माण है, सेंट्रल विस्टा क्या है, जो संसद भवन है, पार्लियामेंट है आपका, वो नए पार्लियामेंट के निर्माण की बात की गई है, जिसकी संरचना कैसे होगी, त्रिकोणीय। अब एग्जाम में देखिए यूपी का एग्जाम है, तो इसमें कुछ चीज़ें फैक्चुअल होती हैं, ठीक है। तो इसमें पूछ लेंगे कि ये सेंट्रल विस्टा किससे रिलेटेड है, तो संसद भवन से है, किससे किससे किससे, ये बता देगा, संसद भवन से रिलेटेड है। दूसरी चीज़ है कि जो संसद भवन का निर्माण होगा वो त्रिकोणीय होगा, ठीक है, त्रिकोणीय होगा। अब कुछ और शेप दे देता है तो आपको नहीं उसमें लगाना, त्रिकोणीय होगा, ठीक है। फिर देखेंगे हम लोग केंद्रीय सचिवालय का निर्माण किया जाएगा, संसद भवन, केंद्रीय सचिवालय और राजपथ में परिवर्तन किया जाएगा। जो राजपथ अभी प्रेजेंट टाइम में है दिल्ली में, आप देखते हैं, तो वो राजपथ में जो है परिवर्तन किया जाएगा। नॉर्थ और साउथ ब्लॉक में भी परिवर्तन किया जाएगा। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र का स्थानांतरण होगा, ठीक है, जहाँ पे है वहाँ से हटा के कहीं और जो है उसका स्थानांतरण किया जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं। अब अगर हम देखें कि इस पुनर्विकास परियोजना में कितना 20,000 करोड़ रुपए जो है खर्च होने की संभावना है, ठीक है। तो ये पूरा हमारा था, इतना ही हमें जानने की जरूरत है, ठीक है। तो इतनी चीज़ों पे एक बार सरसरी निगाह से आप देख लेंगे, सुन लेंगे, तो आपको पता रहेगा। कुछ और कह देगा तो उसमें चेंजेस नहीं करने। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र का स्थानांतरण करेंगे, नॉर्थ और साउथ ब्लॉक में परिवर्तन किया जाएगा, राजपथ में परिवर्तन होगा, केंद्रीय सचिवालय का निर्माण होगा, और नए संसद भवन का निर्माण जो है होगा वो त्रिकोणीय जो है शेप में होगा। अब देखिए एक चीज़ और थी कि एक क्वेश्चन है आपसे कि जो उत्तर प्रदेश का दूसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ प्रस्तावित है, ठीक है। उत्तर प्रदेश का पहला तो आपको पता है, अच्छा पहला भी बता दीजिएगा, पहला कहाँ पे है और दूसरा कहाँ पे प्रस्तावित है, दोनों ही जो है आपको उसका आंसर कमेंट सेक्शन में आप लिख के बता दीजिए, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। तो क्वेश्चन फिर से रिपीट करते हैं, देखिए क्या है, उत्तर प्रदेश का दूसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ प्रस्तावित है, साथ में आप पहला और दूसरा दोनों ही लिख देंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा है मदारी पासी कौन थे, ठीक है ना, मदारी पासी के बारे में और इनके भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में क्या भूमिका थी, ठीक है। मदारी पासी के बारे में पूछ रहा है, तो देखिए मदारी पासी एग्जाम में आ सकता है। देखिए मदारी पासी मेनली किसान आंदोलन था, ठीक है, किसान आंदोलन है, और ये जो है आपका 2020 में इसका शताब्दी वर्ष था, ठीक है ना। मदारी पासी 2020 में किसान आंदोलन का शताब्दी वर्ष है। इनका संबंध जो है किसान आंदोलन से है। और अगर हम देखें तो इनका जो समय है वो 1920 से 1928 के बीच था, ठीक है। 1920 से 1928 तक इनका टाइम था मदारी पासी का, ठीक है। अब इनके पास दो समस्याएं थी, एक तो साम्राज्यवाद था, अंग्रेज थे, ऊपर से सामंतवाद, दोनों से ही ये परेशान थे, ठीक है, दोनों से ही ये परेशान थे। वो इस तरीके से स्थिति हो गई थी जैसे चक्की के दो पार्ट होते हैं, उनके बीच में मदारी पासी बिल्कुल पिसे जा रहे थे, ठीक है ना, सामंतवाद और साम्राज्यवाद दोनों के बीच में। अब साम्राज्यवाद सामंतवाद क्या है आप लोग को पता होगा। दूसरी चीज़ ये है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है कि हम उसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करके जो है कर सकें, ठीक है ना। जैसे ये चीज़ें बहुत नॉर्मल भी हैं, सामंतवाद और साम्राज्यवाद आप सभी लोग को पता होना चाहिए, ठीक है। तो जो है साम्राज्यवाद मतलब होता है कोई दूसरा कंट्री उपनिवेश बना ले, किसी कॉलोनी बना ले किसी और कंट्री को, और सामंतवाद होता है कि जो जैसे
यहाँ पे आके वो लोग स्टैब्लिश हो गए ब्रिटिशर्स, उनके अपने जैसे जमींदार हो गए, ठीक है, लैंड बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स हो गए, वो सामंतवाद का काम करते हैं और वो जो है एक्सटॉर्शन करते हैं जो हमारे गरीब जो है क्या है आपके किसान हैं, ठीक है, मतलब टैक्स वसूलते हैं जितना टैक्स उनको चाहिए और अपना भी वसूलते हैं जो उनको अपनी बेनिफिट्स चाहिए। उस बीच में जो 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 पिसता है वो कौन है, वो किसान पिसता है, ठीक है। उत्तर भारत जो है वहाँ पे टैक्स से नजराना, आपका मुर्दा फरोशी और लड़ाई चंदा या घोड़ावान, ठीक है, इस तरीके के टैक्स थे। ये टैक्स के नाम है, एग्जाम में पूछ सकते हैं कि ये सब नजराना, मुर्दा फरोशी, लड़ाई चंदा और घोड़ावन ये क्या है, ये टैक्स है जो नॉर्थ इंडिया में चलता था, ठीक है। अब मदारी पासी के जो मेन जो लीडर्स थे, अगुआ थे, वो कौन थे, बाबा रामचंद्र और मदारी जो है आपके हरदोई के मदारी जो एक व्यक्ति थे हरदोई के, वो रहने वाले थे और पासी जनजाति पूरा शामिल था इसमें। तो बाबा रामचंद्र मदारी और पासी जनजाति जो है शामिल था मदारी पासी में, ठीक है। तो ये हो गया, बहुत ही बेहद अमानवीय जो है स्थिति थी। जो लोग हैं जो किसान हैं उनके बारे में कोई भी ऐसा नहीं था कि कुछ उनके बारे में कोई सोच रहा हो, ठीक है ना। अपने मैक्सिमम जो बेनिफिट्स होते थे उनसे ले रहे थे, इन सारी चीज़ों की वजह से वो जो है काफ़ी परेशान हो चुके थे। तो ये स्थिति थी। अब नेक्स्ट हमारा है राष्ट्रीय टिप्पणियाँ देखेंगे। देखिए एक क्वेश्चन और बनता है, जस्ट अ सेकेंड प्लीज। हाँ, देखिए राष्ट्रीय टिप्पणियाँ हम देखेंगे, ठीक है। राष्ट्रीय टिप्पणियाँ देखते हैं, उसके बाद फिर हम ये इसमें कुछ और चीज़ें हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए पहली बात तो हमारा ऊर्जावान शहरों की सूची, ठीक है। ऊर्जावान शहरों की सूची में हैदराबाद और बेंगलुरु शीर्ष पे, ठीक है। तो ऊर्जावान शहरों की जो सूची है उसमें हैदराबाद और बेंगलुरु शीर्ष पे। कौन कौन से हैं, हैदराबाद और बेंगलुरु जो है वो शीर्ष पे हैं, ठीक है। ये जो वैश्विक संपत्ति सलाहकार JLL इंडिया द्वारा, ये JL देखिए JLL इंडिया द्वारा जो है इसका जो है ये सूची निकाली जाती है, ठीक है। और आर्थिक, वाणिज्यिक और रियल स्टेट की गतिविधियां होती हैं इसमें जो है। अगर इससे देखें तो हम हैदराबाद हमारा दुनिया में सबसे ऊर्जावान, दुनिया में पूरे दुनिया में सबसे ऊर्जावान हैदराबाद है, ठीक है। दूसरे पायदान पर बेंगलुरु शहर है और दुनिया की कुल 130 कंट्रीज, ठीक है, 130 कंट्रीज की सूची में जहाँ हैदराबाद पहले और बेंगलुरु दूसरे नंबर पे, बहुत अच्छा जो है उन्होंने अचीवमेंट किया है। और पुणे वहीं पे 12वें और कोलकाता 16वें। तो पुणे किस पे है, हैदराबाद पहले नंबर पे, बेंगलुरु दूसरे नंबर पे, पुणे 12वें नंबर पे, कोलकाता 16वें नंबर पे और जो है आपका मुंबई 20 स्थान पे है, ठीक है। तो ये किस में था, ऊर्जावान शहरों की सूची में। नेक्स्ट हमारा है वाइकोम सत्याग्रह मेमोरियल संग्रहालय, ठीक है। वाइकोम सत्याग्रह मेमोरियल हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। देखिए ये 21 जनवरी 2020 को केरल राज्य के कोट्टयम, कहाँ पे, केरल के कोट्टयम जिले में वाइकोम सत्याग्रह मेमोरियल संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। कब, 21 जनवरी 2020 को। तो एग्जाम में आएगा कि केरल में सब लोग जानते हैं कि तो केरल में कौन से जिले में, तो देखिए कोट्टयम जिले में किया गया वाइकोम संग्रहालय मेमोरियल आपका मेमोरियल संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। इसमें गांधी जी की कांसे की मूर्ति भी स्थापित की गई, किसकी, गांधी जी की कांसे की मूर्ति। और वाइकोम सत्याग्रह जो है 1924-25 की बात है ये, ठीक है। वाइकोम सत्याग्रह 1924 और 25 के बीच जो है मुख्यतः अस्पृश्यता के विरुद्ध चलाया गया था, किसके लिए, अस्पृश्यता से लड़ने के लिए, ठीक है ना। ये एक डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज थी जिसमें जो लोअर कास्ट है, सो कॉल्ड अपर क्लास के लोग जो है लोअर कास्ट को जो है क्या करते थे, उनको मंदिर में जो है टेम्पल में एंट्री नहीं देने देते थे। तो ये चीज़ थी। और ये आंदोलन जो है इसमें गांधी जी ने जो है बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। गांधी जी इसमें शामिल होने के लिए कब गए थे, 9 मार्च 1925 को, ठीक है। 9 मार्च 1925 को गांधी जी जो है केरल गए भी थे वाइकोम, ठीक है। 1936 में वाइकोम महादेव मंदिर से मंदिर प्रवेश की उद्घोषणा की थी, ठीक है। 1936 में फाइनली 1936 में जो है वाइकोम महादेव मंदिर से मंदिर प्रवेश की उद्घोषणा भी की गई थी। तो ये हमारा पूरा वाइकोम था। आपको याद क्या रखना है कि वाइकोम जो है जो वाइकोम संग्रहालय मेमोरियल जो है ये कहाँ पे उद्घाटन किया गया, इसका वाइकोम में किया गया, ठीक है। केरल राज्य के कोट्टयम जिले में, ठीक है, केरल राज्य के कोट्टयम जिले में किया गया, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। और ये किस लिए था, अस्पृश्यता से लड़ने के लिए था। टाइम भी देख लीजिएगा, 1924 से 1925 तक का टाइम था ये वाइकोम सत्याग्रह का, ठीक है। नेक्स्ट हमारा सक्षम अभियान क्या है, ठीक है। सक्षम अभियान क्या है, हमने कई बार डिस्कस किया सक्षम अभियान के बारे में। सक्षम अभियान कई सारा, एक नहीं है, कई सारे सक्षम अभियान है, ठीक है। तो हम जब सिर्फ सक्षम अभियान की बात करेंगे तो देखिए इसमें है केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, ठीक है। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा ये जो है अभियान चलाया गया है। इसमें पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ और NCERT,
ठीक है। एनसीईआरटी और केंद्रीय पेट्रोलियम जो अनुसंधान संघ है उनके द्वारा मिलके जो इसको एस्टेब्लिश किया गया है। इसका मेन एम क्या है? मेन एम है कि ईंधन का संरक्षण, ठीक है, ईंधन का संरक्षण, उसके लिए जो है एनसीईआरटी ने एक कॉमिक बुक भी रिलीज किया है, ठीक है ना, कॉमिक बुक भी रिलीज किया है ई पाठशाला पे, ठीक है। अगर आप चाहें तो आप उसको पढ़ सकते हैं। ये पेट्रोलियम के संरक्षण के लिए किया गया है, ईंधन के संरक्षण के लिए है, तेल व गैस के संरक्षण के प्रति जागरूकता जो है डेवलप करने के लिए लोगों में, ठीक है। ये सक्षम अभियान जो एस्टेब्लिश किया गया, उद्देश्य क्या है? ईंधन संरक्षण के लिए जागरूकता और पॉल्यूशन का सोल्यूशन संदेश, ठीक है। सोल्यूशन क्या है? पॉल्यूशन का सोल्यूशन संदेश, ठीक है। तो ये चीज हमारी। नेक्स्ट हमारा है भारतीय रेलवे का 100% विद्युतीकरण, ठीक है। तो देखिए हमारा जो इंडियन रेलवे है उसको उसका 100% जो है इलेक्ट्रिफिकेशन कर दिया जाएगा, ठीक है। भारतीय रेलवे का 100% विद्युतीकरण कर दिया जाएगा। और हाँ, देखिए इसमें क्या है कि भारत ब्राजील बिजनेस फोरम पर, ठीक है, भारत ब्राजील बिजनेस फोरम हुआ था, उसी में जो है 2024 तक, कब तक? 2024 तक। उम्मीद अब एग्जाम में याद रखिएगा कि कब तक जो है विद्युतीकरण करने की बात की गई, 2024 तक 100% इलेक्ट्रिफिकेशन एम जो है रखा गया है, ठीक है। और ये जो है जब हमारा 24 तक अगर हमारा इंडिया जो इलेक्ट्रीफाई हो जाता है रेलवे, तो ये जो है वर्ल्ड का पहला रेलवे बन जाएगा जो 100% इलेक्ट्रीफाई हो जाएगा। जो इंडियन रेलवे है 2030 तक शून्य उत्सर्जन नेटवर्क का निर्णय का लक्ष्य है, ठीक है। 2030 तक जो है शून्य उत्सर्जन नेटवर्क, ठीक है, ऐसा जो गैसेज है, जो हार्मफुल गैसेज है, उनका उत्सर्जन शून्य कर देना है 2030 तक, ये जो है रेलवे का उद्देश्य है, ठीक है। अब देखिए एक हमारा छोटा सा टॉपिक है, ये है कि जो रोहतांग टनल है उसका नाम अटल टनल होगा, ठीक है। रोहतांग टनल का नाम अटल टनल होगा। 95वीं जयंती जो है किसकी? अटल जी की 95वीं जयंती 25 दिसंबर 2019 को जो है ये रोहतांग टनल का नाम अटल टनल रखा गया। और ये क्या करेगी? जो रोहतांग टनल होगी वो लेह और मनाली क्षेत्रों को जोड़ देगी। किसको जोड़ देगी? लेह और मनाली क्षेत्रों को कनेक्ट कर देगी, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, किसको जोड़ेगी? लेह और मनाली को जोड़ देगी, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट हमारा है 2021 में सेना में शामिल होगा महिला सैनिक का पहला बैच, ठीक है। इसको हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि जो महिला सैनिक है पहले वो जो है उनको शॉर्ट सर्विस कमीशन पे लिया जाता था, अब जो है अच्छा ये शॉर्ट सर्विस कमीशन वाला नहीं है, ठीक है। देखिए 2021 में सेना में शामिल होगा महिला सैनिक का पहला बैच। देखिए 100 महिला सैनिक का बैच, ठीक है, 100 महिला सैनिकों का पहला बैच, फर्स्ट बैच जो है मार्च 2021 को सेना में शामिल होगा, ठीक है। कॉर्प्स ऑफ मिलिट्री पुलिस कमिश्नर को कमीशन कर दिया जाएगा, ठीक है। कॉर्प्स ऑफ मिलिट्री पुलिस को कमीशन कर दिया जाएगा। और संरक्षण अवधि जो होगी वो 61 सप्ताह की होगी, ठीक है। जैसे जो है आदमियों की होती है, सॉरी संरक्षण नहीं, प्रशिक्षण अवधि है, ठीक है। ट्रेनिंग का जो पीरियड होगा वो 16 वीक्स का होगा, जैसे कि मेंस में होती है। आदमियों में भी जो मेल होते हैं उनकी भी 61 वीक्स की ट्रेनिंग होती है। यहाँ पे भी जो महिलाएं हैं, जो पहली बैच पहला टुकड़ी जो है शामिल होने जा रहा है 100 लोगों का, किसमें? सेना में, उसमें भी उनको 61 वीक्स की जो है जो है ट्रेनिंग दी जाएगी, ठीक है। उद्देश्य क्या है? प्रतिनिधित्व को बढ़ाना, जो हमारी फीमेल्स हैं उनकी रिप्रेजेंटेशन को जो है सेना में बढ़ाना, ठीक है। अब देखिए धीरे धीरे रिप्रेजेंटेशन बढ़ाने की बात की जा रही है। बहुत सारे क्षेत्र हैं जहाँ पे अभी भी जो फीमेल्स हैं उनका रिप्रेजेंटेशन कम है, ठीक है। क्या उद्देश्य है? क्यों ऐसा? उद्देश्य तो यही है, रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाना। चाहे वो पॉलिटिक्स हो, हमारे यहाँ पॉलिटिक्स में आप बता सकते हैं मुझे कि पॉलिटिक्स में फीमेल्स का कितना रिप्रेजेंटेशन है इंडिया में, ठीक है। कोई भी एरिया हो, अगर आप देखेंगे साइंटिफिक ही एरिया हो, कुछ फीमेल्स दिखती हैं, लेकिन जितना रिप्रेजेंटेशन मेल का है उतना जो है फीमेल का नहीं है। उसके पीछे क्या रीजंस होते हैं, ये सब मेंस का क्वेश्चन है, हम कभी डिस्कस करेंगे। तो अभी यहाँ पे है प्रतिनिधित्व को बढ़ावा देना, इसका एक मेन है, ठीक है। लोकपाल का जो लोगो है वो जो है आपका लोगो आदर्श वाक्य, ये जो है किसने एग्जाम में यही आएगा कि अब जो है किसने जो है ये प्रस्तावित किया, किसके जो है डिजाइन को एक्सेप्ट किया गया। तो ये प्रयागराज के प्रशांत मिश्र जी हैं, उनके डिजाइन को जो है लोकपाल के लोगों के रूप में जो है आपका स्वीकार किया गया, ठीक है। देखिए एक है आपका पर्पल स्टेट सी, ठीक है ना, पर्पल स्टेट सी, ये क्या है? देखिए स्टेट सी जो है सर्वप्रथम जो है आपका मर्क फार्मास्यूटिकल द्वारा 1912 में बनाया गया, ठीक है। मर्क फार्मास्यूटिकल द्वारा 1912 में बनाया गया। ये मिथाइल एंटीऑक्सी, हाँ, मेथानोफिनेटमाइन,
ठीक है। ये जो है इसका केमिकल फार्मूला है, ठीक है, मेथाइल एंटीऑक्सी एक इसका फार्मूला है। ये जो है नशे के रूप में जो है इसको, ये एक्चुअली ये मेडिसिन के लिए था। ये कभी डॉक्टर अगर रिकमेंड कर देते हैं कि इस चीज़ को लेना है तो आप मेडिसिन के तौर पे उसको ले सकते हैं, लेकिन आमतौर पे इसका यूज़ जो है नशे के लिए किया जाता है। तो एग्जाम में आ सकते हैं कि पर्पल स्टैटसी क्या है, ठीक है, पर्पल स्टैटसी क्या है, तो ये नशे के तौर पे लिया जाता है, ठीक है ना। और आपका जो सर्वप्रथम मर्क्स फार्मास्यूटिकल ने इसको 1912 में डेवलप किया था। नेक्स्ट हमारा है असम कौशल विकास विश्वविद्यालय विधेयक, ठीक है, असम कौशल विकास विश्वविद्यालय विधेयक। तो ये 900 करोड़ की लागत में जो है बनाया गया है। क्या बनाया गया? असम कौशल विकास विश्वविद्यालय विधेयक। ये 900 करोड़ की लागत बनेगी कौशल विकास को डेवलप करने में, एक विश्वविद्यालय बनाने में आसाम में। और ये आपका डारंग जिले के मंगलदेई में, ठीक है, मंगलदेई में, डारंग जिले के। अब एग्जाम में याद रखिएगा कि कौशल जो विकास विश्वविद्यालय है, ठीक है, ये कहाँ पे स्टैब्लिश किया जाएगा? तो ये आसाम में किया जाएगा, ये डारंग जिले के मंगलदेई में किया जाएगा, ठीक है। ये याद रखना चाहिए कि आपको कि डारंग जिले के मंगलदेई में इसको जो है इसका स्थापना किया जाएगा। और नॉर्थ ईस्ट का ये पहला जो है कौशल विकास विद्यालय होगा, ठीक है, विश्वविद्यालय होगा, विद्यालय नहीं विश्वविद्यालय। तो नॉर्थ ईस्ट का ये पहला विश्वविद्यालय होगा कौशल विकास के लिए, ठीक है, कौशल विकास के लिए ये नॉर्थ ईस्ट का पहला जो है विश्वविद्यालय होगा, ठीक है। अब देखिए एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा वित्त पोषित है, ठीक है, तो इसको जो है इसके लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है वो हेल्प करेगी, ठीक है। चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध, तो ये हमने ऑलरेडी देखा हुआ था कि चीनी ऐप्स पे जो चाइना की जो ऐप्स है उस पर प्रतिबंध लगाया गया है, ठीक है। अब देखिए 29 जून 2020 को डिसीजन लिया गया, 59 चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया गया, ठीक है। और यूजर्स क्यों लगाया गया? यूजर्स की डाटा को सेव करने के लिए, उनके सेफ्टी को बरकरार रखने के लिए। अब ये एग्जाम में आपके इंपॉर्टेंट है कि IT सेक्शन 61A के तहत ये प्रतिबंध लगाया गया। इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका पार्ट ये है कि किस जो है सेक्शन के अंतर्गत लगाया गया। तो ये IT सेक्शन 69A, ठीक है, IT सेक्शन 69, 72 मत लगा दीजिएगा, 71, 69A का जो है आपका IT सेक्शन है 69A, उसी के तहत प्रतिबंध लगाया गया है। कितने ऐप्स को? 59 चीनी ऐप्स को, ठीक है। अब देखिए इसके बाद ये पहला स्टेप था, ठीक है। दूसरे स्टेप में क्या किया गया? 3 स्टेप में प्रतिबंध लगाए गए थे, ठीक है। पहला जो है 29 जून को, दूसरा जो है आपका 27 जुलाई 2020 को। इसमें 47 और जो ऐप्स थे उन पे भी प्रतिबंध लगाया गया। और जो 47 ये ऐप्स थे वो क्लोन थे, कितनी? 59 ऐप्स के क्लोन थे ये 47 ऐप्स, ठीक है, तो इन पे भी प्रतिबंध लगाया गया। फिर तीसरा जो चरण था वो ये था आपका 2 सितंबर 2020 को, गेमिंग ऐप जो PUBG है, ठीक है, वी चैट है और वी चैट रीडिंग है, ये सारी चीज़ों पे 118 ऐप्स पे फिर से प्रतिबंध लगाए गए। तो पहले चरण में 59, दूसरे चरण में 47 और तीसरे चरण में 118 ऐप्स पे जो है प्रतिबंध लगाया गया। 3 चरणों में प्रतिबंध लगाया गया। और वो जो आर्टिकल जो सेक्शन है IT सेक्शन, उसका नाम है 69A, उसके तहत प्रतिबंध लगाया गया, ठीक है। अब देखिए इसमें हमारा 2018 में WHO ने PUBG को गेमिंग डिसऑर्डर जो है घोषित कर दिया था। तो ऑलरेडी जो है जो वर्ल्ड बैंक है उन्होंने कह दिया था कि जो PUBG है वो एक गेमिंग डिसऑर्डर है, ठीक है। वैश्विक जो स्वास्थ्य है और आपका स्वास्थ्य समस्याओं की सांख्यिकी में इसको जोड़ा गया था। वैश्विक रोग व स्वास्थ्य समस्याओं की सांख्यिकी में इसको जोड़ दिया गया था। साइकोलॉजिस्ट का मानने अगर तो इनका कहना है कि मानसिक नियंत्रण शक्ति इससे कम हो जाती है। जो अपनी कंट्रोल पावर होती है, जिस चीज़ पे कंट्रोल करना, वो जो पावर होती है हमारी वो क्षीण हो जाती है धीरे धीरे ये जो इस तरीके के गेम्स को खेलने से। तो ये हमारा हो गया। अब देखिए हनी मिशन क्या है, ठीक है। हनी मिशन जो खादी उद्योग है उसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, हमने देखा था, ठीक है। हनी मिशन जो है प्रवासी श्रमिकों के लिए रोजगार के लिए, प्रवासी श्रमिकों के रोजगार के लिए है। 2017 में ये मिशन जो है शुरू हुआ था। कब? 2017 में खादी विभाग के द्वारा ये मिशन शुरू हुआ था। एम क्या है? शहद उत्पादन को बढ़ावा देना, आदिवासियों, किसानों, रोजगारों, युवाओं और महिलाओं को रोजगार जो है उपलब्ध कराना, ठीक है। आत्मनिर्भर भारत की तरफ एक बहुत बड़ा कदम होगा ये। और इसमें यूपी के बुलंदशहर, और ये इंपॉर्टेंट रहता है यूपी के लिए क्योंकि यूपी का बुलंदशहर और सहारनपुर जिलों में 70 प्रवासी, इसमें ये हनी मिशन के तहत, ठीक है, यूपी के बुलंदशहर और सहारनपुर जिलों में 70 जो है प्रवासी श्रमिकों को 700 मधुमक्खी बक्से विकसित किए गए, ठीक है। तो बॉक्सेस दिए गए थे जिसमें जो है हनी भी थे और किसके लिए? इसके पालन के लिए, ताकि हनी को जो है आप क्या कर सके, उसका संवर्धन करके उसको अच्छे मूल्य में बेच सके। तो यूपी के बुलंदशहर और सहारनपुर में 70 प्रवासी श्रमिकों को 700 मधुमक्खी के बक्से जो है वितरित किए गए और 5 दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किया गया। तो ये याद रखिएगा, यूपी के बुलंदशहर और सहारनपुर में हनी मिशन के लिए काम किया गया। कौन है नोडल एजेंसी जो आपकी है? वो ये है खादी उद्योग, ठीक है।
नेक्स्ट हमारा है मोपला विद्रोह। ठीक है, अभी हमने कौन सा मदारी पासी देखा था, अब हम मोपला विद्रोह देख रहे हैं। देखिए मोपला विद्रोह में है कि 2021, ठीक है 2021 पे मोपला विद्रोह की 100वीं वर्षगांठ थी। ठीक है, मोपला विद्रोह की 2021 में 100वीं वर्षगांठ थी। ये केरल के मालाबार तट में, एग्जाम आ सकता है कि कहाँ पे थे, तो केरल के मालाबार तट पे थे। खिलाफत आंदोलन के साथ जुड़ने वाला प्रमुख जो आपका किसान आंदोलन है। खिलाफत आंदोलन क्या है हिस्ट्री में हम लोग देखेंगे, या फिर आपको नॉलेज होगी। ठीक है, ये विदेशी शासन के विरुद्ध था। तो देखिए दो चीजें थी, विदेशी शासन के विरुद्ध तो था ही, साथ में जो हिंदू जमींदार थे, देखिए यहाँ पे जो किसान थे वो मुस्लिम थे और जमींदार हिंदू थे, तो जमींदारों के विरुद्ध भी था और जो है विदेशी शासन के विरुद्ध भी था ये। ठीक है, 1857 के पूर्व मोपलाओं के करीब 22 विद्रोह हुए थे। ठीक है, एक दो नहीं बल्कि 22 विद्रोह हुए थे, साहूकारों और जमींदारों के अगेंस्ट थे। ठीक है ना। 1882 बहुत सारे ऐसे भी विद्रोह हुए थे जहाँ पे जो दिकूज कहा गया था, कौन से विद्रोह में दिकू कहा गया था, दिकू का शब्द किस विद्रोह में यूज किया गया ये आप बता दीजिएगा। दूसरी चीज है कि कुछ विद्रोह ऐसे भी थे जिसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट को अपोज नहीं करते थे, बल्कि जो जमींदार हुआ करते थे उनको अपोजिशन किया गया। ठीक है, तो ये हमारा जो है 1857 के पूर्व मोपलाओं के करीब 22 विद्रोह हुए थे, और 1882 से 85 और 1896 के बाद जो है अगस्त में 1921 में ये विद्रोह हुआ। कारण क्या था, ऊंची लगान की दर और नजराना और दमनकारी तौर तरीके, लगान भी लेते थे और नजराना भी लेते थे, और ऐसे बहुत सारे सिस्टम थे जिससे जो है इन लोगों का दमन किया जा रहा था। तो इसके खिलाफ जो है मोपला विद्रोह शुरू किया गया था। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट हमारा है अमेरिका में रंग भेद। ठीक है, अमेरिका में रंग भेद। तो देखिए पुलिस द्वारा जॉर्ज फ्लॉयड को मार दिया गया। ठीक है, जॉर्ज फ्लॉयड एक जो है आपका अफ्रीकी जो है युवक थे जिनको मार दिया गया पुलिस के द्वारा, और वो जो है उस टाइम जब उनके गले पे, अब ये पूरी स्टोरी इसमें आपने बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में देखा होगा कि जॉर्ज फ्लॉयड नीचे लेटे हुए थे, उनके जो है गर्दन पे किसी पुलिस वाले ने अपना जो है अपने नीज को रखा हुआ था, और वो बार बार यही बोल रहे थे कि आई कांट ब्रीथ। ठीक है, मैं सांस नहीं ले सकता। ठीक है, तो यही जो है ये इसका स्लोगन बन गया था इस पूरे विद्रोह का, आई कांट ब्रीथ। और दूसरा था आपका ब्लैक लाइव्स मैटर। ठीक है, यानी कि जो व्यक्ति जो है जिनका स्किन वाइट नहीं है, जो ब्लैक है, उनकी भी जिंदगी का महत्व है। ठीक है, तो दो जो है स्लोगन्स थे आपके। पहला तो क्या था, पहला था आई कांट ब्रीथ एंड सेकेंड इज ब्लैक लाइफ मैटर्स। ठीक है, ये जो पुलिस ऑफिशियल थे जो उनका नाम था, आप डाल डेरेक शेविन। ठीक है, डेरेक शेविन और जॉर्ज फ्लॉयड का नाम याद रखिएगा। डेरेक शेविन वाज द पुलिसमैन एंड जॉर्ज फ्लॉयड वाज द ब्लैक पर्सन। ठीक है, जिनको मार दिया गया, तो ये दोनों लोग थे। अब हमारा है यूनिटन मूवमेंट क्या होता है। तो देखिए इसमें क्या है कि 19 जून में अमेरिका का एफ्रो अमेरिकन कम्युनिटी, ठीक है, अमेरिका की एफ्रो अमेरिकन जो कम्युनिटी थी 1865 से एंड ऑफ स्लेवरी के लिए जो एक मूवमेंट चला था। ठीक है, 1865 में एंड ऑफ स्लेवरी के लिए एक मूवमेंट चला था, और इसको जो है यूनिटन मूवमेंट के रूप में जो है मनाया जाता है। ठीक है, अब 1 जनवरी 1963 को, ठीक है, 1 जनवरी 1963 को अमेरिकी प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन ने प्रोक्लेम किया था एंड ऑफ स्लेवरी। ठीक है, उन्होंने उद्घोषणा कर दी थी कि स्लेवरी को किसी भी रूप में इसको हमें बंद करना है, खत्म करना है। और 19 जून 1865, ठीक है, 3 साल बाद जो है इसको लागू भी कर दिया गया था। ठीक है, तो इसको इसीलिए इसको जो है जूनैंटीथ दिवस, ठीक है, जूनैंटीथ दिवस जो है के नाम से मनाया जाता है। अब नेक्स्ट हमारा है 2019 में अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप पे महाभियोग। ठीक है, तो देखिए सीनेट से जो है ये महाभियोग का जो प्रस्ताव था वो पारित नहीं हो पाया था। आरोप क्या था, आरोप ये था कि जो अमेरिकी राष्ट्रपति हैं, अब एग्जाम में पूछ लेगा कि कौन से जो है देश के राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग का प्रस्ताव जो है पारित किया गया था, और जो है पारित सीनेट से नहीं हो पाया था। तो सीनेट नाम लेगा तो शायद आपको आइडिया हो जाएगा, लेकिन बता देगा कि वहां से पारित नहीं हुआ था। तो ये अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप हैं, उनके खिलाफ जो है महाभियोग पारित किया गया था। आरोप क्या था, आरोप ये था कि अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव जो चुनाव हुआ था 2020, ठीक है, अमेरिकन राष्ट्रपति का चुनाव 2020 में जो बिडेन और कुछ नेताओं की छवि खराब करने की जो है कोशिश की गई थी डोनाल्ड ट्रंप तरफ। ठीक है, किसकी, जो बिडेन और कुछ नेता थे उनकी छवि को खराब करने की बात की गई थी। इसके लिए डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति, ठीक है, ये व्लादिमीर जेलेंस्की
की हेल्प ली थी, ठीक है। इनकी हेल्प से और लोगों की जो छवि है वो खराब करने की कोशिश कर रहे थे, जो बिडेन की स्पेशली, ठीक है। तो ये जो हमारा पूरा इशू था, इसीलिए इनके अगेंस्ट जो है आपका महाभियोग प्रस्ताव पारित कर दिया गया था। अब देखिए यूएस ने इंडिया के सहित 12 देशों को अपने यहाँ व्यापारिक उद्देश्य से वर्गीकृत विकासशील देशों की सूची से बाहर कर दिया, ठीक है। अब देखिए यूएस में क्या होता है, यूएसटीआर, ठीक है। यूएसटीआर क्या होता है, ट्रेड रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है कुछ, जैसे रिप्रेजेंटेशन मतलब क्या होता है कि जैसे दो कंट्रीज होती हैं, उन्होंने यूएसटीआर ने दो पार्ट में डिवाइड किया है, दो कैटेगरीज में डिवाइड किया कंट्रीज को, एक तो है डेवलपिंग और एक है डेवलप, ठीक है। तो इंडिया को डेवलपिंग से निकाल दिया उन लोगों ने, उन्होंने कहा कि डेवलपिंग नहीं है बल्कि ये डेवलपमेंट के फेज में है, तो इसलिए इसको डेवलपिंग कैटेगरीज में नहीं रखा जा सकता। तो देखिए जिसको डेवलपिंग कंट्रीज में रखते हैं उसको और लीस्ट डेवलप कंट्रीज को कुछ ट्रेड के लिए छूट मिलते हैं, कुछ उस पर जो कर वगैरह लगते हैं वो कम लगते हैं, तो आसानी से जो है एक्सपोर्ट इम्पोर्ट किया जा सकता है। अब इंडिया को निकाल दिया गया है तो इंडिया को उस चीज़ का बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। तो अमेरिका की कुछ वस्तुओं के निर्यात में दंडात्मक शुल्क है उससे छूट मिलती है, किसको, डेवलपिंग और लीस्ट डेवलप को, लेकिन इंडिया को इस कैटेगरी से बाहर निकाल दिया गया, तो वो छूट इंडिया को नहीं मिल पाएगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है गांधी किंग एक्सचेंज एक्ट क्या है, ठीक है। अमेरिकी जो कांग्रेस समिति है एम.के. गांधी और मार्टिन लूथर जूनियर की विरासतों पर एक कानून पारित किया है उसने, किसने, अमेरिकी कांग्रेस समिति ने, जो हमारे महात्मा गांधी है और मार्टिन लूथर जूनियर की विरासतों पर एक कानून पारित किया है। अमेरिका और भारत के मध्य विनिमय की पहल की स्थापना की जाएगी, अच्छा कोऑर्डिनेशन रिलेशन मेंटेन करने के लिए ये कोशिश की गई है, ठीक है। तो हमने इतना जो है कवर किया, आगे वाले वीडियोज़ में हम आगे जो उसको भी कवर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।